प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र अर्थात खंड क प्रश्न पत्र लेके आया हुआ हूँ। काव्य का स्वरूप और विकास, काव्य स्वरूप और विकास देखते हुए हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए काव्य लक्षण देखते हैं। काव्य लक्षण, काव्य लक्षण, काव्य लक्षण। लक्षण संस्कृत का एक परिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ वह सरल तथा संक्षिप्त परिभाषा है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोनों से मुक्त हो। सरल भाषा में इसे पूर्ण एवं निर्दोष परिभाषा कहा जा सकता है। भौतिक जगत की दृश्यमान वस्तु की भी पूर्ण एवं निर्दोष परिभाषा देना कठिन है। फिर भी काव्य सदृश्य मानसिक धरातल वस्तु की निर्दोष परिभाषा करना तो नितांत दुष्कर कार्य है। यही कारण है कि प्रत्येक भाषा के अध्येताओं ने इस दुष्कर कार्य के लिए अथक प्रयास किया है, लेकिन आज तक काव्य की पूर्ण, निर्दोष तथा सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन सकी। यहाँ संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विचारकों के मतों का अवलोकन कर एक समन्वित परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। संस्कृत आचार्यों के मत। संस्कृत आचार्यों के मत विश्व की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में एक स्थल पर वाणी के स्वरूप को संकेतित किया गया है। दृष्टव्य मतलब कवि, दृष्टा अर्थात कवि कहता है, मैं अपने कवित्व को बादलों में से फूट कर आने वाली पावस धारा मानता हूँ। यहाँ दृष्टा ने अपने काव्य को सहज एवं प्रवेग पूर्ण अभिव्यक्ति माना है। वह सहज संभूत है, श्रम साध्य नहीं। संस्कृत का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र के सप्तदश अध्याय में काव्य के 36 लक्षणों का विवरण दिया गया है, किंतु केंद्र बिंदु का अभाव होने के कारण इस विस्तृत विवरणिका को काव्य लक्षण नहीं कहा जा सकता। उनकी निम्न कारिका काव्य लक्षण के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। देखिए एक उदाहरण, मदुलित पादाढ्यम गुढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्तिमन्ययोज्यम बहुकृति रसार्गम संधि संधाम युक्तम सभवती शुभ काव्याम नाटक प्रेक्षकायाम। उक्त कारिका में भरत मुनि ने सप्तकाव्य के 7 लक्षण माने हैं। पहला, मदुलित पद योजना, दुललित पद योजना, गुढ़ शब्दार्थहीनता, स्वर सुगमता, युक्ति युक्तता, नृत्य की योजना के योग्य, नानाविध विधि रस योजना से पूर्ण तथा 7वां है संधि युक्तता। ठीक, इसमें से 5 तथा 7वां लक्षण दृश्य काव्य की दृष्टि से रखा गया है तथा शेष में रीति, गुण, अलंकार, रस का निर्देश किया गया है। स्पष्ट है कि यह काव्य लक्षण न होकर काव्य प्रशस्ति माना मात्र है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य भामन ने काव्य का यह लक्षण दिया है। देखिए भामन का उदाहरण। भामन कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम
अर्थात शब्द और शब्दार्थ होना चाहिए, शब्द और अर्थ के स्वभाव को काव्य कहते हैं। भामह का यह लक्षण दोष से दूषित है, क्योंकि शब्दार्थ का सहभाव तो शास्त्र में भी पाया जाता है। वस्तुतः यहाँ भामह पूर्ववर्ती अलंकारवादियों के दो वर्गों शब्दालंकारवादी और अर्थालंकारवादी का उल्लेख कर रहे हैं। अलंकार प्रकरण का समापन करते हुए वे लिखते हैं कि इसमें अर्थमर्मज्ञों की अलंकृत वाणी विभूषित नारी के समान सुशोभित होती है। इससे स्पष्ट है कि भामह काव्य को निसर्गतः अलंकार युक्त मानते हैं। अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य है, ऐसा भामह का मत है। भामह मानते हैं कि अलंकृत शब्दार्थ ही मतलब काव्य है। आचार्य दंडी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, देखिए। आचार्य दंडी कहते हैं शरीरम तावदिष्टार्था व्यच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य शरीर है। मतलब दंडी की परिभाषा भामह से किंचित भिन्न है। वे शब्दार्थ को नहीं बल्कि इष्टार्थ के व्यंजक पदों को ही काव्य मानते हैं। वे शब्द को ही काव्य काव्य मानने वाली जगन्नाथ की परंपरा के प्रवर्तक हैं दंडी। दंडी की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने पदावली को काव्य शरीर कहकर काव्यात्मा की खोज का मार्ग उद्घाटित किया है। वामन गुण और अलंकारों से संपन्न शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। ठीक, अभी हम लोग ऊपर भामह देखे थे, फिर भरत मुनि के बाद भामह के बाद दंडी के बाद वामन गुण और अलंकारों से संपन्न शब्दार्थ को काव्य मानते हैं। उनकी परिभाषा इस प्रकार है। काव्य शब्दायं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयो वर्तते। ठीक, उनका मत है कि गुण काव्य शोभा के उत्पादक धर्म और अलंकार उस शोभा को वह सिद्धगत करने वाले तत्व। जब शब्दार्थ गुण और अलंकारों से संपन्न हो तथा दोषों से रहित हो तो उसे काव्य कहा जाता है। उपरोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक राजानक कुंतक ने काव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है। ठीक, उपरोक्ति सिद्धांत के प्रतिष्ठापक थे कुंतक कहते हैं। राजानक कुंतक कहते हैं शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाहनाधिकारणी, अर्थात काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। कुंतक के इस लक्षण से निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। वे कहते हैं शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य होते हैं। उनका मत है कि जिस प्रकार प्रत्येक तिल में तेल रहता है उसी प्रकार शब्द और अर्थ दोनों में ही आह्लादकारिता रहती है, अर्थात आनंद देने की शक्ति रहती है। कुंतक की दृष्टि में वक्रता विचित्र गुणों और अलंकारों की संपन्नता का परस्पर स्पर्धा पर आ जाना ही शब्दार्थ का उचित सहभाव है। वक्रोक्ति से संपन्न या अलंकृत शब्दार्थ ही काव्य का मूल है। ठीक, ऐसा कुंतक मानते हैं। अलंकृत शब्दार्थ को काव्य मर्मज्ञों के आह्लादन में सक्षम होना चाहिए। ठीक, मम्मट
का काव्य प्रकाश। मम्मट का काव्य प्रकाश उत्तर संस्कृत काल की एक प्रौढ़ रचना है। उनका काव्य लक्षण कुछ इस प्रकार है। मम्मट मानते हैं कि तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृत पुनः कॉपी। मम्मट की दृष्टि में शब्द और अर्थ दोनों ही समष्टि ही काव्य हैं। इस शब्दार्थ में 3 विशेषताएं होनी चाहिए। प्रथम, यह दोषों से मुक्त होना चाहिए। यदि सदोष है तो काव्य तत्व की हानि होगी, काव्य तत्व की हानि होगी। द्वितीय, इसे माधुर्य, प्रसाद आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। मम्मट की दृष्टि में गुण रस के धर्म हैं, अतः गुण संपन्नता से तात्पर्य सरसता से ही है। तृतीय जो है साधारणतः काव्य अलंकार ही होता है, किंतु जहाँ रस आदि की प्रतीति हो रही हो वहाँ अलंकार रहित भी हो सकता है। मम्मट अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक मानते हैं। यह काव्य लक्षण इतना लोकप्रिय हुआ कि हेमचंद्र, वांगभट्ट, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव आदि अनेक आचार्यों ने उनकी काव्य विषयक धारणा का अनुकरण करते हुए अपने लक्षण प्रस्तुत किए हैं। जहाँ मम्मट के काव्य को इतनी मान्यता मिली वहाँ उसका प्रबल खंड भी हुआ। विश्वनाथ ने अदोषौ तथा सगुणों की, जगन्नाथ ने शब्दार्थों की तथा जयदेव ने अलंकृति पुनः क्वपि की कटु वचन आलोचना की। इन आलोचनाओं पर दृष्टिपात कर लेना अप्रासंगिक न होगा। देखिए, विश्वनाथ कहते हैं, विश्वनाथ ने अदोषों की आलोचना करते हुए लिखा है कि यदि दोष रहित शब्दार्थ को ही काव्य माना जाए तो नितांत दोष रहित काव्य संसार में मिलना दुर्लभ हो जाएगा। जो मिलेगा उसकी मात्रा अल्प होगी। उन्होंने आनंदवर्धन के ध्वनि काव्य को भी दोषयुक्त दिखाया है। ठीक। दूसरा, लक्षण में प्रयुक्त सगुणों विशेषण का खंडन करते हुए विश्वनाथ ने कहा है कि गुण रस के धर्म हैं, शब्दार्थ के नहीं, अतः वे रस में रहते हैं, शब्दार्थ में नहीं। ऐसी स्थिति में यह विशेषण उचित नहीं है। मम्मट ने स्वयं प्रतिपादित किया है कि गुण रस के नित्य धर्म हैं, अतः वे रस के साथ ही रहते हैं, किंतु वे गौण रूप से शब्दार्थ के साथ भी रह सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने सगुणो विशेष का प्रयोग किया है, मतलब अर्थ और शब्द दोनों के अर्थ में। ठीक। पंडित राज जगन्नाथ ने शब्दार्थों विशेष से की आलोचना की है। उनका मत है कि काव्य तत्व शब्द और अर्थ दोनों में रहने वाला धर्म नहीं है, बल्कि केवल शब्द में रहने वाला धर्म है। यदि हम दोनों में रहने वाले धर्म मानते हैं तो एक धर्म दो में रहने वाले होने से यह श्लोक है, काव्य नहीं। इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा यदि शब्द और अर्थ दोनों में अलग अलग रहने वाला धर्म माने तो दोहरा काव्य तत्व आ जाएगा। अतः काव्य तत्व न शब्दार्थ की समष्टि में रहता है, न दोनों में पृथक पृथक, बल्कि केवल शब्दों में निवास करता है। इस प्रकार मम्मट का शब्दार्थ विशेष उचित नहीं है। पंडित राज जगन्नाथ की आलोचना अत्यंत गंभीर और सहानुभूतिपूर्ण है। जयदेव ने अलंकृत पुनः कॉपी की आलोचना करते हुए लिखा है कि काव्य निसर्गतः अलंकार युक्त मानने का प्रश्न ही नहीं उठता।
उनका मत है कि जो काव्य को अलंकार विहीन मानता है वह अग्नि को उषड़ता विहीन क्यों नहीं मान लेता। ठीक, देखिए उदाहरण, अंगीकरोति य काव्यम शब्दार्थनलंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुस्मलं मनलम कृति। और जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं, जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं, उनका अलंकारों के प्रति अतिशय मोह है। ठीक, यद्यपि तथापि परवर्ती परंपरा अलंकारों को अनिवार्य तत्व नहीं मानती, इसलिए मम्मट का उक्त मत उचित नहीं है। मम्मट की आलोचना भले ही की गई हो किंतु उनका काव्य लक्षण अन्य लक्षणों की अपेक्षा अधिक परिमार्जित है। उन्होंने निर्दोषता और गुणवत्ता को महत्व देकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे शब्दार्थ के स्वभाव से काफी आगे बढ़े हैं। इस प्रकार भी उनका लक्षण अत्यंत संक्षिप्त रहा है। परवर्ती आचार्यों द्वारा उनका अनुकरण ही उनकी सफलता एवं लोकप्रियता का द्योतक है। विश्वनाथ प्रसाद रसवादी परंपरा के आचार्य हैं। ठीक, विश्वनाथ प्रसाद रसवादी परंपरा के आचार्य हैं। उन्होंने आनंदवर्धन, मम्मट आदि के लक्षणों का सतर्क खंडन कर एक पूर्ण एवं निर्दोष लक्षण के निर्माण का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है। किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य ने लक्षण में रस को आधार नहीं बनाया। विश्वनाथ ने रस को काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकारते हुए निम्न लक्षण प्रस्तुत करते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस युक्त वाक्य ही काव्य है। विश्वनाथ ने एक ओर तो रसात्मक वाक्य को काव्य मानकर रसवादी परंपरा को गति प्रदान की, दूसरी ओर शब्द या शब्दार्थ से ऊपर उठकर उन्होंने वाक्य को काव्य नाम दिया। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम प्रतिष्ठित आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य को शब्दनिष्ठ तथा रमणीय, ये अलंकारवादी हैं, रमणीय अर्थ का वाहक माना है। उनका काव्य लक्षण इस प्रकार है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यमः, मतलब काव्यम। ठीक, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। ठीक, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को ही काव्य कहते हैं। पंडित राज जगन्नाथ का रमणीयता शब्द उसी अर्थ का वाचक है जिसके लिए दंडी ने इष्ट, वामन ने सौंदर्य, आनंदवर्धन और कुंतक ने लोकोत्तर, आह्लाद आदि शब्दों का प्रयोग किया। ठीक, काव्य शास्त्र में चारुता, विच्छित्ति, चमत्कार, आह्लाद, सौंदर्य पर्याय ही है। अंतर यही है कि सौंदर्य में काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक बल है, जबकि आह्लाद या आनंद में आंतरिक पक्ष पर। रमणीयता में दोनों पक्षों का उचित सामंजस्य जान पड़ता है। पंडित राज ने स्वयं रमणीयता का अर्थ लोकोत्तर आह्लाद के उत्पादक ज्ञान का विशेष होना माना है। तात्पर्य यह है कि जिसके पुनः पुनः अनुसंधान से लोकोत्तरवाद आनंद की प्राप्ति हो वह रमणीय कहलाएगा। लोकोत्तर आनंद काव्यशास्त्री परंपरा का प्रसिद्ध शब्द है। पंडित राज जगन्नाथ की विशेषता यह रही है कि उन्होंने अनंतर बाह्य दोनों पक्षों से संबद्ध रमणीयता शब्द को पकड़कर काव्य की व्याख्या की है। पंडित राज बहुत सीमा तक काव्य सत्य को प्रकट करने में समर्थ हुए हैं, तथापि उनका लक्षण निर्विवाद नहीं है। परिवर्तित आचार्यों ने उनकी आलोचना शब्दनिष्ठता को लेकर ही अधिक की है। हिंदी विचारकों के मत देखिए, हिंदी विचारकों के मत
हिंदी में काव्य शास्त्रीय चिंतन का प्रारंभ रीतिकाल से होता है। रीति ग्रंथों में काव्य के स्वरूप पर बहुत प्रकाश डाला गया है, किंतु इनमें मौलिकता के दर्शन प्रायः नहीं होते हैं। संस्कृत ग्रंथों की कारिकाओं को ही छंदबद्ध कर दिया गया है। मम्मट इस काल के विशेष उपजीव्य रहे हैं। ठीक, विशेष उपजीव्य रहे हैं। रीतिकाल के प्रारंभिक आचार्य कवि चिंतामणि का काव्य लक्षण कुछ इस प्रकार है। देखिए, वो कहते हैं, मतलब कवि चिंतामणि कहते हैं कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। मम्मट ने इनके लक्षण में इतना ही मम्मट से इनके लक्षण में इतना ही अंतर है कि यहाँ अलंकारों की स्थिति वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गई है। ठीक, कुलपति मिश्र ने अपने लक्षण में मम्मट को ही आधार बनाया है। उनका लक्षण इस प्रकार है। देखिए, कुलपति कहते हैं, दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अल्प अलंकार, सब अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। आधुनिक युग के विचारकों में कुछ की काव्य विषयक धारणाएं तो पश्चात विचारधाराओं पर आधारित है, किंतु कुछ ने मौलिक विवेचन भी किया है। इन विचारकों ने काव्य रूपक का क्रमबद्ध विवेचन बहुत कम किया है। उनके ये काव्य विषयक उल्लेख प्रायः अन्य प्रसंगों से ही मिलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के यत्र तत्र विकर्ण काव्य विषयक उल्लेख कुछ इस प्रकार है। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, वे कहते हैं, मानते हैं काव्य मतलब काव्य विषयक अपना जो उनका है, ये पहला है, ज्ञान के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। ठीक, तीसरा है, मनोभाव शब्दों का एक मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ऐसा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ठीक, उक्त पंक्तियों से उनकी काव्य विषयक मान्यताओं का पता चलता है। मनोभाव या अंतःकरण की प्रवृत्तियों का चित्र जब शब्दाकार ग्रहण करता है और इतना प्रभावी हो कि पाठक के हृदय पर आनंदमय प्रभाव डाल सके, तो उसे काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। ठीक, रसवादी आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, वे काव्य में भाव संपदा का विशेष बल देते हैं। साधारणीकरण द्वारा लोकोत्तर भाव भूमि पर पहुंचकर मानवीय रागों का परिष्कार ही काव्य का उद्देश्य है। उनका वक्तव्य इस प्रकार है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। पुनः देखिए शुक्ल जी की यह कथन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मानव की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग
कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। आचार्य शुक्ल की भाषा कुछ जटिल होने से परिभाषा रहस्यमय बन गई है। उनका तात्पर्य यही है कि जो शब्द रचना मानव हृदय को जिस प्रकार चेतना से ऊपर उठाकर विशुद्ध भावना के धरातल पर प्रतिष्ठित कर सके, उसे लोकोत्तर आनंद दे सके, वही काव्य है। यहाँ शुक्ल जी रस सिद्धांत के साधारणीकरण को ही शब्दांतर से काव्य निष्कर्ष स्वीकार कर रहे हैं। ठीक, बाबू श्याम सुंदर दास ने शास्त्र और काव्य में भेद करते हुए कलात्मकता को भेदक तत्व माना है। बाबू श्याम सुंदर दास ने शास्त्र और काव्य के में भेद करते हुए कलात्मकता को भेदक तत्व माना है। उनका कथन है, बाबू श्याम सुंदर दास अर्थात कहते हैं कि किसी पुस्तक को हम काव्य या साहित्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। तात्पर्य है कि जिस कृति को पढ़ने से पाठक को कलात्मक आनंद की प्राप्ति हो, उसे काव्य कहा जा सकता है। कविवर जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति माना है। कविवर जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति माना है। उनका विचार है, वे कहते हैं कि कवि आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचना है। काव्य या साहित्य आत्मा की अनुभूति का नित्य नया रहस्य खोलने में प्रयत्नशील है। ठीक, इस परिभाषा में पाठकों की अपेक्षा कवि को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का भी अच्छा समावेश दृष्टिगत होता है और क्रोचे की सहानुभूति से भी इसका पर्याप्त साम्य है। ठीक, क्रोचे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने काव्य को मानव हित में सहायक स्वीकार किया है। उसकी उपेदेयता मार्गदर्शन में सक्षम होने में ही है। उनका अभिमत कुछ इस प्रकार है, वे कहते हैं कि साहित्य की बहुत सी परिभाषाएं की गई हैं, पर मेरे विचार से, मतलब मुंशी प्रेमचंद के विचार से, उसकी सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी या काव्य के, उससे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा पाश्चात्य उपयोगितावाद से प्रभावित जान पड़ती है। वे कला को कला के निमित्त न स्वीकार कर मानव जीवन के निमित्त स्वीकार करते हैं। महादेवी जी से काव्य में प्रेषणीयता और भावबोधन क्षमता को प्रमुखता दी। महादेवी जी ने काव्य में संप्रेषणीयता कह सकते हैं, प्रेषणीयता भावबोधन क्षमता को प्रमुखता दी है। काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है कि कविता कवि विशेष की भावना का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती है। महादेवी जी का उक्त वक्तव्य रसात्मक काव्य या गीत काव्य पर विशेषतः लागू होता है, अन्य विधाओं पर नहीं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए लिखा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बहुत महत्वपूर्ण इनका वक्तव्य है। देखिए, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप इच्छ्वास, ठीक,
भाव, इच्छा, वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यद्यपि यह स्वीकार करना होगा कि रस का हमारे यहाँ दुरुपयोग भी कम नहीं किया गया। स्पष्ट है, वाजपेयी जी काव्य में अनुभूति और कल्पना का ऐसा मणिकांचन योग स्वीकारते हैं जो पाठक के हृदय में अनुरूप भाव बोध कर सके। इस वक्तव्य में जहाँ एक ओर काव्य निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है, वहीं दूसरी ओर भावात्मक प्रभाव को महत्व दिया गया है। अंतिम वाक्य में कोरे रसवाद की कटु आलोचना की गई है। ठीक, पश्चात विचारकों के मत देखिए। पश्चात विचारकों के मत, काव्य या साहित्य के स्वरूप के विषय में पश्चात विद्वानों ने भी अनेक प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। प्लेटो ने काव्य को अनावश्यक या अनुपादेय मानते हुए भी उसके प्रभाव को स्वीकार किया था, और अरस्तु ने काव्य को एक कला माना है। अनुकरण काल का मौलिक तत्व है। अनुकरण काल का एक मौलिक तत्व है। काव्य भी काल का ही एक रूप है। काव्य में यह अनुकरण शब्दों के माध्यम से होता है और मानव मन पर अमीट प्रभाव डालता है। देखिए, इट इज एन इंटेंशन बाई मीन्स ऑफ वर्ड्स। कालरीज ने काव्य का उद्देश्य मानव को भावजन्य आह्लाद प्रदान करना ही स्वीकारा है। वे काव्य में भावनाओं को सुंदर रूप से सजाने के पक्ष में हैं तथा अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पर समान बल देते हैं। उन्होंने काव्य की अनुभूति परक तथा अभिव्यक्ति परक दोनों प्रकार की परिभाषाएं मतलब की है। ठीक, कालरीज का पहला परिभाषा देखिए। पोट्री इज द एक्साइटमेंट ऑफ इमोशन फॉर पर्पज ऑफ इमीडिएट प्लीजर थॉट्स द मीडियम ऑफ ब्यूटी। ठीक, दूसरी परिभाषा देते हैं। पोट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ का विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृति मनोयोग से फूटता है। वे कहते हैं, पोट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स origin from emotions recollected in tranquility। ठीक, अब हम लोग उक्त परिभाषा भाव अनुभूति और भाव अभिव्यक्ति की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने में पर्याप्त तथ्यपूर्ण है। ठीक, मानव वेगों के आवेग के समय कवि उन्हें अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि आवेग के शांत होकर भाव बन जाने पर उन्हें व्यक्त करता है। सर्जन प्रक्रिया पर प्रकाश डालने के साथ इस परिभाषा में यह न्यूनता है कि कलाकार की प्रतिभा और अभिव्यक्ति कौशल का उल्लेख नहीं हुआ है, जिसके कारण अभाव में सभी की अभिव्यक्तियां काव्य नहीं बन पाती। मैथ्यू अर्नाल्ड के काव्य को सर्वाधिक सुखद तथा पूर्ण वक्तव्य माना है, जो मानवीय भाषा का चरमोत्कर्ष है। उनकी काव्य विषयक मान्यताएं कुछ इस प्रकार है। मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं, पोट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रू एंड पोएटिक ब्यूटी। अर्थात काव्य जीवन की आलोचना है। यह आलोचना काव्यगत सत्य और काव्यगत सौंदर्य के नियमों से
परिचालित होती है। उक्त भाषा से स्पष्ट होता है कि आलोचना के मानदंड तो काव्यगत सत्य और काव्य सौंदर्य ही रहते हैं, लेकिन काव्य जीवन से असंपृक्त नहीं होते। उससे जीवन की आलोचना करनी चाहिए और मानव का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य जीवन से निरपेक्ष वस्तु नहीं है, ठीक, उसकी उपेयता जीवन के उन्नयन में ही है, लेकिन उन्नयन का संदेश भी कलात्मकता से निश्चित होना चाहिए, ठीक। जॉनसन महोदय काव्य को उस कला के रूप में स्वीकारते हैं जो कल्पना की सहायता से युक्ति द्वारा सत्य को आनंद से समन्वित करती है। उनका वक्तव्य कुछ इस प्रकार है, ठीक, मतलब जॉनसन महोदय का। वे कहते हैं पोएट्री इज द आर्ट ऑफ अनटिंग प्लीजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प्स ऑफ रीजन। इस परिभाषा में जहाँ काव्य में कल्पना को प्रमुख माना गया है, वहाँ सत्य, आनंद और युक्तियुक्तता को भी उचित स्थान मिला है। डॉक्टर जॉनसन महोदय, डॉक्टर जॉनसन ने भाव, कल्पना, बुद्धि और आनंद सभी का उचित समावेश किया है। कविता की एक महत्वपूर्ण परिभाषा चैम्बर्स कोश में दी गई है। चैम्बर्स कोश में इस परिभाषा में काव्य का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, देखिए। पोएट्री इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स थॉट्स विच आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन एंड फीलिंग्स। अर्थात कविता कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला है। इस परिभाषा में काव्य के समस्त तत्वों का उल्लेख हुआ है। अभिव्यंजना कौशल काव्य का प्रमुख तत्व है, तो जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वे भी कल्पना और अनुभूति के संयोग से विस्मृत होते हैं। इस परिभाषा में दोष केवल यह है कि शैली सदैव मधुर ही मानी गई है। वैदर्भी श्रेष्ठ रीति है, अतः परिभाषा में कलात्मकता का कथन अनावश्यक है, ठीक। समस्त मतों की विवेचना और उपयुक्त काव्य लक्षण। समस्त मतों की, जो हम लोगों ने उपयुक्त समस्त मत संस्कृत हिंदी पश्चात देखे हैं, उसका अब हम लोग विवेचन करेंगे, ठीक। ऊपर संस्कृत, हिंदी और पश्चात विचारकों के काव्य लक्षणों पर विचार किया गया है। अब इस विवेचन के उपरांत किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि एक एक भाषा के आचार्यों के मतों का अवलोकन करते हुए उनके अंतरंग तत्वों को खोजा जाए। यदि संस्कृत आचार्यों के मतों का तनिक गंभीरता से अध्ययन किया जाए तो निम्नांकित तथ्य उपलब्ध होते हैं। अलंकारिता, सगुणता, निर्दोषता, रसमयता, वक्रता, इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला रसवादी तत्व और दूसरा सौंदर्यवादी तत्व। सौंदर्यवादी तत्वों में हम देख सकते हैं सालंकारता, मतलब सलंकार, ठीक, सालंकारता, निर्दोषता, वक्रता आदि में काव्य के बाह्य पक्ष पर बल दिया गया है। रसवादी तत्वों में हम देखते हैं सरसता, सगुणता आदि में आंतरिक पक्ष पर। रसवादी और सौंदर्यवादी किसी भी वर्ग के आचार्य ने दूसरे वर्ग के प्रमुख तत्व का तिरस्कार नहीं किया है, अंतर केवल प्रधान ने कहा है। जैसे सौंदर्यवादी आचार्य कुंतक ने वक्रता पर विशेष बल दिया है, लेकिन रस तत्व का भी महत्व प्रदर्शित किया है, उसका अब लाभ नहीं किया। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि मानव में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और बाह्य कारण 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाणी, पाद, वायु उपस्थ के समान काव्य में भी अंतरंग और बहिरंग दोनों ही तत्व आवश्यक है।
अतः काव्य की परिभाषा ऐसी ही हो सकती है जिसमें दोनों पदों का उचित समन्वय हो। संस्कृत के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने इसी तरह की परिभाषा देने का प्रयास किया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसका विरोध केवल इसलिए हुआ है कि इसमें शब्द को काव्य माना गया है। यद्यपि इसमें अर्थ की उपेक्षा नहीं की गई, किंतु पुरातन पंडित शब्द और अर्थ के सहभाव का अभाव दिखाना ही नहीं चाहते। काव्य का लक्ष्य लोकोत्तर आनंद है, इसमें सभी एक मत हैं। ठीक, इसमें सभी एक मत है। यदि हिंदी विचारकों के काव्य लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो दो बातें स्पष्ट दृष्टिगत होती हैं। प्रथम, काव्य लक्षण विषयक उक्तियां प्रासंगिक होने से उसमें काव्य के पूर्ण स्वरूप को बांधने की क्षमता का प्रायः अभाव है। दूसरा, अधिकांश में संस्कृत या पश्चात विचारकों के मतों की अनुगुंज है, तथापि कुछ विचारकों ने मौलिक मतों की स्थापना की है। हिंदी के आचार्यों के मतों के विवेचन से जो तत्व निकलते हैं वे हैं सरसता, सामाजिक उपादेयता, प्रेषणीयता, रागात्मक परिष्कार। मनोवैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक उपेदेयता दोनों ऐसे तत्व हैं जिनका विकास हिंदी आचार्यों में हुआ है। हिंदी आचार्यों के विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि वे लोकोत्तर आनंद के साथ सामाजिक उपादेयता को भी काव्य में आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक आते आते काव्य का रूप नानाविध वस्त्राभूषणों से सुसज्जित नवविवाहिता वधू का रूप नहीं बल्कि गृह कार्य संलग्न भार्या का है, जिसके शरीर पर श्रृंगार के नाम पर सिंदूर बिंदु ही पर्याप्त है। उसकी सार्थकता पति विमोहन में नहीं गृह संचालन में है। जहां तक पश्चात विचारकों के लक्षणों की बात है, वे अंश मात्र का बोध कराते हैं। इन विचारकों ने संगीतात्मकता, जीवन सत्य, कल्पना, अनुभूति, बुद्धि तत्व आदि पर बल देते हैं। ये विचारक अभिव्यक्ति कौशल की अपेक्षा जीवन सत्य पर अधिक बल देते हैं। कल्पना और अनुभूति को काव्य का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। हिंदी विचारकों के समान इनका बल न सामाजिक उपादेयता पर है और न संस्कृत आचार्यों के समान लोकोत्तर आनंद पर। सभी विचारकों के मतों का परीक्षण करने से कुछ तथ्य उपलब्ध होते हैं। इन्हें सूत्रबद्ध करना अधिक उपयुक्त होगा। सौंदर्य तत्व, अलंकार, वक्रता, रीति आदि काव्य का अपरिहार्य अंग नहीं है। इनका प्रयोग उपयोगी है, किंतु प्रयोगाधिक्य अनुपादेय भी भाव का मूलाधार है। इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसी से काव्य में रमणीयता उत्पन्न होती है। अभिव्यक्ति कौशल, संगीतात्मकता, नाद सौंदर्य काव्य को आकर्षण बनाते हैं, किंतु ये उसके प्राणदायक तत्व नहीं है। ठीक। काल्पनिक कवि का मौलिक अधिकार है। कल्पना मतलब कवि का मौलिक अधिकार है, जिसके अभाव में काव्य की सृष्टि ही संभव नहीं है। ठीक। काव्य का लक्षण है लोकोत्तर आनंद। सामाजिक उपादेयता काव्य का मूल प्रयोजन नहीं है। यदि काव्य आनंद के साथ समाज के मार्गदर्शन में सक्षम है तो समाज के लिए उसका मूल बढ़ जाता है। काव्य सदृश्य मूल मानसिक धरातल पर अधिष्ठित तत्व की परिभाषा करना कठिन है। उससे सभी का सहमत होना कठिनतर है। तथापि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर काव्य की निम्न परिभाषा दी जा सकती है। देखिए, अनुभूति और कल्पना से निःसृत रमणीय अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति ही काव्य है। अनुभूति और कल्पना से निःसृत रमणीय अर्थ की सुंदर अभिव्यक्ति ही काव्य है। ठीक। काव्य हेतु शीर्षक डाल लीजिए, काव्य हेतु। हेतु का अर्थ है कारण। कवि में काव्य
प्रलयन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा जाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रलयन में सक्षम बनाते हैं। प्रयोजन से तात्पर्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभों से है। यदि ये लाभ काव्य निर्माण पूर्व ही दृष्टिगोचर होते हैं तो प्रेरणा कहलाते हैं, और यदि बाद में प्राप्त होते हैं तो प्रयोजन कहे जाते हैं। इस प्रकार प्रेरणा और प्रयोजन में पूर्वापर संबंध है। वस्तुतः दोनों प्रयोजन ही है, लेकिन हेतु और प्रयोजन में अंतर है। हेतु का संबंध कवि सामर्थ्य से है, जबकि प्रयोजन का संबंध कृति से प्राप्त होने वाले लाभों से है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं का निरूपण करने वाले आचार्यों में भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक, मम्मट का नाम उल्लेखनीय है। हिंदी कीर्तिकालीन कवियों में सूर्यमिच्छी, श्रीपति, आधुनिक युग के जगन्नाथ प्रसाद भानु आदि ने मम्मट के आधार पर ही हेतु निरूपण किया है। इसके विवेचन में मौलिकता एवं नवीनता नहीं है, पृष्ठपेषण मात्र है। काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भामह ने 3 काव्य हेतु माने हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने शब्द भेद से इन्हें ही स्वीकार किया है। उनके नाम है नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभियोग। रुद्रट तथा कुंतक ने भामा की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति नाम दिया है। शेष यथावत है: शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास। दंडी ने शब्द भेद से इन्हें ही स्वीकार किया है। उनके नाम वामन ने इसे विस्तार पूर्वक तथा प्रकारांतर से स्वीकार किया है। उनके हेतु हैं लोक विद्या प्रकीर्ण। उन्होंने प्रकीर्ण के 6 भेद किए हैं। ठीक, किसने? तो वामन ने प्रकीर्ण के 6 भेद किए हैं। वे कहते हैं कि पहला है लद्गत्व, अभियोग, वृद्ध सेवा, अवक्षेण, प्रतिभा और अवधान। ठीक, राजशेखर ने शक्ति को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। समाधि और अभ्यास ये दोनों कवित्व शक्ति को उद्भासित करते हैं। परिवर्तित आचार्य मम्मट ने 3 काव्य हेतु दिए हैं और शेष सभी का अंतर्भाव इन्हीं में माना जाता है, इन्हीं में माना है। उनकी कारिका है इस प्रकार, देखिए वो कहते हैं: शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य वेशणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु दुर्भवः। ठीक, ये हैं शक्ति, लोक व्यवहार शास्त्र तथा काव्य आदि के अनुशीलन से पर्याप्त निपुणता मतलब व्युत्पत्ति, और काव्यज्ञ की शिक्षा से अभ्यास। ठीक, पंडित जगन्नाथ ने प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के उन्मीलक हेतु हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में शब्द भेद से प्रायः 3 ही हेतु स्वीकार किए गए हैं। ये है प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। इन सभी विभिन्न हेतुओं के स्वरूप को समझने से पूर्व यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं पर अधिक विवाद नहीं है। विवाद है उनके तारतम्य, महत्व और प्रभाव के विषय में। इस विषय में आचार्यों के 3 वर्ग हैं। प्रथम वर्ग देखिए, प्रथम वर्ग में वे आचार्य आते हैं जो मात्र प्रतिभा को ही हेतु मानते हैं। शेष अभ्यास और व्युत्पत्ति को प्रतिभा का ही संस्कारक स्वीकारते हैं। इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहा जा सकता है। इस वर्ग में राजशेखर,
बागभट्ट, हेमचंद्र, जगन्नाथ का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी आचार्य प्रतिभा को काव्य हेतु तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को प्रतिभा का उपकारक, संस्कारक, विभूषक, उन्मीलक मानते हैं। बागभट्ट का कथन है, प्रतिभवोच कवीनाम, प्रतिभवोच कवीनाम काव्य कारणम व्युत्पत्त्याभासो तस्या एव संस्कार कारकौ। इसी प्रकार हेमचंद्र का मत है, प्रतिभास्य हेतु व्युत्पत्त्याभ्यासाम संस्कार्या। ठीक, संस्कार्या। द्वितीय वर्ग में वे आचार्य आते हैं जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को सम्मिलित कारण मानते हैं। इन्हें समन्वयवादी या समन्वयवादी आचार्य कहा जाता है। रुद्रभट्ट, मम्मट इसी वर्ग के आचार्य हैं। मम्मट का मत है कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों समष्टि रूप से काव्य के उद्भव, निर्माण और विकास में कारण हैं, अलग अलग तीन हेतु नहीं है। ठीक। तृतीय वर्ग में वे आचार्य आते हैं। तृतीय वर्ग में वे आचार्य आते हैं जो काव्य हेतु में महत्वपूर्ण स्थान को प्रतिभा देते हैं, किंतु उसके अभाव में भी काव्य प्रणयन की बात करते हैं, जबकि प्रथम दोनों वर्गों के आचार्य इसे असंभव मानते हैं। इस वर्ग में दंडी का नाम आता है। उनका मत है कि यदि प्राक्तन संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा न भी हो तो भी अध्ययन और अभ्यास के द्वारा सरस्वती की कृपा से सेवकों पर अवश्य होती है। तात्पर्य यह है कि वे प्रतिभा की अपरिहार्यता को स्वीकार नहीं करते। उनके अभाव में उत्कृष्ट न बन सके किंतु मध्यम श्रेणी का काव्य अवश्य बनाया जाएगा, ऐसी दंडी की अवधारणा है। ठीक। काव्य हेतुओं के निर्धारण के उपरांत उनके स्वरूप पर दृष्टिपात कर लेना भी अप्रासंगिक न होगा। मान्य काव्य हेतु निम्नलिखित हैं। पहला, प्रतिभा। काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान प्रमुख है, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विषय में प्रायः सभी आचार्य एक मत हैं कि प्रतिभा ही कवित्व का बीज है। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रतिभा रहित व्यक्ति काव्य प्रणयन नहीं कर सकता। यदि वह काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होता है तो उसकी कृति उपहास योग्य ही होता है। आचार्य जयदेव ने प्रतिभा का महत्व प्रदर्शित करते हुए कहा है कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान हैं। प्रतिभा श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतु दम्बु सम्बद्धा बीजमाला लता मीयू। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा ही सर्व अधिक महत्वपूर्ण है। दंडी ही एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास से मध्यम श्रेणी के काव्य का प्रणयन संभव माना है। उनके मत को किसी भी आचार्य का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इससे उनकी महत्वहीनता स्वतः प्रकट है। इसके विपरीत प्रायः सभी आचार्यों ने एक स्वर से प्रतिभा को काव्य का कारण माना है। प्रतिभा च कवीनाम काव्य कारणाम। ठीक, प्रतिभा के स्वरूप के विषय में भट्टलोलट का मत है, प्रज्ञा नव उन्मेषालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए भावों और विचारों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। नए नए भावों और विचारों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर ने कहा है कि प्रतिभा कवि हृदय में शब्दार्थ, समुदाय, अलंकार, सुंदर युक्तियों, सूर्यम
सुरम्य कल्पनाओं तथा अन्य काव्य सामग्री को प्रतिभासित करती है। प्रतिभा विहीन व्यक्ति को अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हुए भी अप्रत्यक्षवत लगते हैं, जबकि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को अनेक अप्रत्यक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्षवत प्रतीत होते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रतिभा वह तत्व है जो कवि के हृदय में न्यूतन शब्दार्थ समूह, अलंकार योजना, युक्ति वैचित्र्य तथा कल्पना वैभव को जागृत करती है। कवि हृदय को न्यूतन वस्तुओं का दर्शन कराती है। जिस प्रकार दर्पण में सम्मुखस्थ वस्तु प्रतिफलित होती है, उसी प्रकार प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के हृदय में न केवल स्थूल पदार्थ बल्कि उसका अंतरंग जगत भी प्रतिबिंबित होने लगते हैं। इस संपूर्ण वैशिष्ट्य के अभाव में काव्य का वर्णन असंभव है। यही कारण है कि प्रतिभा रहित व्यक्ति से काव्य प्रणयन की आशा नहीं की जा सकती। प्रतिभा तीन प्रकार की होती है। सहजा, आहार्या, औपदेशिकी। ठीक, पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा सहजा कहलाती है। ठीक, शास्त्र अध्ययन और काव्य अभ्यास से प्रतिभा का विकास उसे आहार्या कहते हैं। तंत्र मंत्र, देवता, गुरु आदि के आशीर्वाद से प्राप्त प्रतिभा औपदेशिकी कहलाती है। सहजा प्राक्तन संस्कारों से संबंध होने से अल्प संस्कार से ही उद्बुद्ध हो जाती है, जबकि शेष दोनों के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है। राजशेखर ने कवि और सहृदय के आधार पर प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री प्रतिभा कवि की उपकारक होती है। वह कवि के हृदय में न्यूतन शब्दार्थ समूह, मनोहर कल्पना, युक्ति वैचित्र्य आदि को प्रतिभासित करती है। भावित्री प्रतिभा सद्वय का उपकार करती है। यह प्रतिभा कवि के श्रम और अभिप्राय को स्पष्ट करती है। यही प्रतिभा कवि की कविता रूपी लता को सफल बनाती है। इसके अभाव में कविता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। ठीक, नहीं हो पाता। यही उसकी उपादेयता को सिद्ध करती है। ठीक, उसकी उपादेयता को सिद्ध करती है। कुछ आचार्यों ने प्रतिभा के स्थान पर शक्ति नाम दिया है। आचार्य रुद्रट ने शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति में शक्ति होती है उसके समाहित चित्त में अर्थ का सदैव अनेक प्रकार से भान होता रहता है तथा क्लिष्टत्व आदि दोषों से शून्य पद उससे सदैव सूझते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रतिभा और शक्ति एक दूसरे के भिन्न नहीं है। रुद्रट ने स्वयं भी स्पष्ट कर दिया है कि इस शक्ति को ही अन्य अलंकारियों ने प्रतिभा नाम दिया है। राजशेखर ने दोनों में अंतर माना है। उनका मत है कि शक्ति कर्त रूप है, प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति कर्म रूप है। शक्ति संपन्न में ही प्रतिभा उत्पन्न होती है और वह भी व्युत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि दोनों में बहुत अंतर नहीं है। उक्त अंतर अत्यंत सूक्ष्म और सैद्धांतिक है। व्यवहारिक धरातल पर शक्ति और प्रतिभा दोनों एक ही हैं। ठीक, एक ही हैं। व्युत्पत्ति देखिए, व्युत्पत्ति तीसरी प्रतिभा है। पृथ्वी मतलब हेतु है, काव्य हेतु। व्युत्पत्ति तथा निपुणता का संबंध ज्ञान से है। यह ज्ञान दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय और लौकिक। शास्त्रीय ज्ञान का अध्ययन जन्य होता है। इसके लिए भारतीय आचार्यों ने काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, शब्दकोश आदि का अध्ययन कवि के लिए आवश्यक माना है।
इनका रम्यक ज्ञान होने पर कवि अनेक दोषों से बच जाता है। लौकिक ज्ञान के अंतर वस्तु को लोक व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण आता है। कवि का शास्त्रीय ज्ञान तभी सफल होता है जब उसे लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान हो। लोक निरपेक्ष शास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण ही नहीं भयंकर भी होती है, मतलब भयंकर भी होता है। कवि अनुभवजन्य ज्ञान अत्यंत विस्तृत होना चाहिए। उसे मानव स्वभाव से नहीं, मानवोत्तर स्वभाव का भी अच्छा ज्ञान आवश्यक है। लोक और शास्त्र दोनों में ही परिधि इतनी विशाल है कि लोक और शास्त्र दोनों की ही परिधि इतनी विशाल है कि उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करना कठिन है। तथापि यह ज्ञान जितना विस्तृत एवं सूक्ष्म होगा, काव्य कृतित्व उतनी ही महान होगी। काव्य कृति उतनी ही महान होगी। लोक एवं शास्त्र के अतिरिक्त कवि को विभिन्न काव्य परंपराओं का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। इससे कवि विभिन्न काव्य कृतियों के जीवंत तत्वों का सम्यक अध्ययन कर उनका अपनी रचनाओं में समावेश कर सकता है। साथ ही पुरातन विषयों, सुक्तियों, भावों तथा वस्तु वर्णों से उसे अनेक न्यूनतम दिशाएं प्राप्त होती हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के अधिकांश आचार्यों ने व्युत्पत्ति का ही संस्कारक एवं उन्मूलक माना है। व्युत्पत्ति का ही, ठीक। काव्य कृति में महानता व्युत्पत्ति या लोक शास्त्र की निपुणता के अभाव में नहीं आ सकती। अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को रमणीय और हृदयावर्णक बनाने के लिए व्युत्पत्ति या निपुणता आवश्यक है। तीसरा काव्य हेतु जो है अभ्यास निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। काव्य में सौष्ठव लाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। इसके अभाव में अनेक प्रतिभाएं कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। काव्य मर्मज्ञों से शिक्षा प्राप्त कर उनके निर्देशन में काव्याभ्यास भी काव्य का हेतु है। जो व्यक्ति काव्य प्रयन में प्रवृत्त हो अथवा निरुत्तर उसका अनुशीलन करते रहते हों, उस ऐसे मर्मज्ञ व्यक्ति प्रौढ़ता प्राप्ति में बहुत सहायक होते हैं। अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार आता है और वह नित्य निरंतर परिष्कृत एवं परिमार्जित होती जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों की समष्टि ही काव्य का हेतु है। तीनों पृथक पृथक नहीं बल्कि मिलकर ही काव्य हेतु बनाते हैं। समाधि न केवल काव्य रचना बल्कि प्रत्येक रचनात्मक कार्य के लिए आवश्यक है। अतः उसे काव्य हेतु के अंतर्गत स्थान देना उचित नहीं है। काव्य प्रयोजन मानव के अनेक कर्म में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ न कुछ प्रयोजन निहित रहता है। प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती है। जब मानव का प्रत्येक कार्य ही इन प्रयोजनों से परिचालित रहता है तो काव्य भी इनसे परे कैसे हो सकता है। काव्य प्रयन में कवि के जो उद्देश्य रहते हैं वे ही काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में इन प्रयोजनों का प्रायः सभी आचार्यों ने उल्लेख किया है। संस्कृत विचारक नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि ने नाट्य के प्रयोजनों को इस प्रकार निरूपित किया है। दुखांतानाम, क्षमांतानाम, शोकांतानाम, तपस्विनाम, बिच्छानित जननम कवि नाट्यमेतद भविष्यति धर्म यस्य मायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशम नाट्यमेतद
भविष्यति। इस प्रकार भरत ने दृश्य काव्य को दुख शोक थकान से पीड़ित मानव को शांति देने वाला, लोक उपदेश, धर्म, यश एवं आयुष प्रदान करने वाला, मानव की बुद्धि को तीव्र करने वाला माना है। परिवर्ती आचार्यों ने इसी आधार पर काव्य प्रयोजनों का निरूपण किया है। भामह की काव्य प्रयोजन संबंधी जो कारिका है वह निम्न है, देखिए। धर्म अर्थ का मोक्षेषु वैचारस्यम कलासुच करोति कीर्ति प्रीतम च साधु काव्य निबंधनम। ठीक, उत्तम काव्य कृति पुरुषार्थ चतुष्टय तथा समस्त कलाओं में निपुणता, कीर्ति एवं आनंद उत्पन्न करने वाली होती है। भामह की इस कारिका को परिवर्ती आचार्यों ने अत्यधिक सम्मान दिया है। पुरुषार्थ चतुष्टय, कीर्ति एवं आनंद को प्रायः प्रत्येक आचार्य ने किसी न किसी रूप में स्वीकारा है। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजनों का उल्लेख अत्यधिक संक्षेप में किया है। उनका सूत्र कुछ इस प्रकार है, देखिए। काव्य सद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वा। ठीक, उन्होंने काव्य के दो प्रयोजन माने हैं, आनंद और कीर्ति। इसमें आनंद को काव्य दृष्टि तथा कीर्ति को अदृष्टि प्रयोजन माना गया है। इसमें प्रथम सहृदय की दृष्टि से तथा द्वितीय प्रणेता की दृष्टि से रखा गया है। काव्य प्रणयन के उपरांत प्रणेता भी सहृदय हो सकता है। काव्य प्रयोजनों को अधिक स्पष्ट करते हुए राजानक कुंतक ने लिखा है, देखिए। धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रोमोदितः काव्यबन्धो विजातानां हृदयालादकारकः व्यवहार परस्पर सौन्दर्य व्यवहारिभ्यः सत्कार व्याधि दिगमादेव न्यूतन मौचित्यमाप्ते चतुर्वर्ग फलास्वाद भव्यतिक्रम तद्दिवां काव्यां तरसेनांतर सच करो बितने ते। काव्य कृति कुलीन दोनों के पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का सरल मार्ग, संपूर्ण मानवों के व्यवहार का रम्य साधन तथा आनंद अनुभूति रूप चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती है। परंपरा प्राप्त काव्य प्रयोजनों का परिष्कार एवं परिमार्जन करके आचार्य मम्मट ने उनका निरूपण इस प्रकार किया है, देखिए। आचार्य मम्मट कहते हैं कि काव्य अशेष थर्क ते व्यवहारिविदे शिवते ज्ञाते ते सद्य पर निवर्तये कांता सम्मति योपदेश यजूते। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार परिज्ञान, अनिष्ट निवारण, अलौकिक आनंद अनुभूति, कांता सम्मति उपदेश। इसमें यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति एवं अनिष्ट निवारण का संबंध मुख्यतः कवि से है, जबकि शेष का संबंध सहृदय से। राजानक कुंतक ने समान मम्मट ने भी कुंतक के समान आचार्य मम्मट ने भी आनंद अनुभूति को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। मम्मट द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के स्वरूप पर संक्षिप्त विचार कर लेना चाहिए। यश की प्राप्ति मानव मात्र की सहज आकांक्षा है। महान से महान व्यक्ति भी यश की कामना करता है। अंग्रेजी की उक्ति है कि यश महापुरुषों की भी अंतिम दुर्बलता है। ठीक, फेम इज द लास्ट इन्फीरियरिटी ऑफ नोबेल माइंड्स। जब यह महापुरुषों की दुर्बलता है तो साहित्यकार भी यश की कामना से कैसे विमुख हो सकता है।
संसार के प्रसिद्ध साहित्यकार कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर ने यश की कामना से ही काव्य प्रणयन किया है। सूफी कवि जायसी ने पद्मावत में इसी प्रकार के प्रयोजनों का उल्लेख किया है। ठीक, देखिए जैसी कहते हैं, ओ मैं जान कवित अस कीना मूक मकू यह रहे जगत में चीना के ही न जगत जस बेचा के ही न लीही जस मोल जो यह पढ़े कहानी मुहि सुमिरी दुई बोल। ठीक, अर्थ प्राप्ति। संसार सागर में अपनी जीवन या नौका सरलता से खेने के लिए मानव को धन रूपी पतवार की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि प्रत्येक मानव को अपने उपलब्ध साधनों का अर्थ प्राप्ति के लिए उपयोग करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर सदृश धनी तथा तुलसी जैसे विरक्त कवि ही इसके अपवाद हो सकते हैं। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर धनी आदमी थे, इसलिए वो धन की इच्छा नहीं किए, और तुलसी भी विरक्त आदमी थे। ठीक, अर्थ प्राप्ति के लिए प्राचीन काल से ही काव्य को माध्यम बनाया जाता रहा है। रीतिकाल तो पूरा इसका भरमार है। कहते हैं कि कवि धावक ने रत्नावली नाटिका रचना पर महाराज हर्षवर्धन से विपुल धन प्राप्त किया था। रीतिकालीन कवि धन के लिए राजाश्रय की खोज किया करते थे। पश्चात साहित्यकार वाल्टर स्कॉट ने ऋण से मुक्ति पाने के लिए उपन्यास लिखे थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी कवि धन से प्रेरित या संचालित होते हैं। आश्रयदाताओं को नायक बनाकर चरित्र काव्य लिखने वाले कवियों के लिए तुलसी की फटकार दर्शनीय है। देखिए तुलसी कहते हैं, किरे प्राकृतिक जन गुण गाना सिर धोनी सी गिरा लागी पछताना। उन्होंने स्वयं रामचरितमानस का पठन स्वतः सुखाय किया है। वह बहुजन हिताय है, प्रांतः सुखाय नहीं। वे कहते हैं, नाना पुराण निगम सम्मतम यद रामायणे निदितम भवचिदयोपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध तनोति। ठीक, व्यवहार परिज्ञान। तीसरा, व्यवहार परिज्ञान। काव्य के द्वारा लोक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। विश्व में अनेक ऐसे काव्य उपलब्ध हैं। उनकी रचना उन साहित्यकारों ने पुत्र शिष्य आदि को शिक्षा देने के प्रयोजन से की है। हितोपदेश के कथामुख से जो नारायण पंडित थे, ठीक, बंगाल के, उन्होंने ही की थी। हितोपदेश के कथा मुख से स्पष्ट है कि उसकी रचना विष्णु शर्मा ने राजा के अनुरोध पर उसके मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देने के निमित्त से की है। उन मूर्खों के मनोरंजन के लिए कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, गधे आदि के कथावत लिए गए हैं, और उन्हें नीति निपुण बनाने के लिए बीच बीच में नीति श्लोक रख दिए गए हैं। भक्त कवि सूरदास ने नंददास के लिए नायक नायिका भेद पर आधारित साहित्य लहरी की रचना की है। नंददास के लिए। ठीक, काव्य के अध्ययन से सामान्य पाठक को भी लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। देश विदेश के रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, संस्कृति का पाठक को सरलता से ज्ञान हो जाता है। वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को समझने में सक्षम हो जाता है। अनिष्ट निवारण। काव्य अनिष्ट निवारण का भी मुख्य साधन है। संस्कृत साहित्य में मयूर कवि का उदाहरण प्रसिद्ध है। उन्होंने बहिन के साप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त होने पर सूर्य शतक की रचना की, पर रोग से मुक्ति पाई। सूर्य शतक की रचना पर
रोग से मुक्ति पाई। कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि मयूर कवि अपने भगिनी पति बाणभट्ट के अच्छे मित्र थे। दोनों अपनी नूतन रचनाएं एक दूसरे को सुनाया करते थे। एक दिन बाण की पत्नी बाणभट्ट से अत्यंत प्रसन्न हो गई। बाणभट्ट रात्रि भर मान मोचन का प्रयास करते रहे किंतु सफल नहीं हो पाए। वे अपनी पत्नी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे देखिए, गत प्रायः रात्रिक सतनु शशि शिर्यतरौ प्रदीपोऽयं निद्रावश मुपगतो घूर्णित इव प्राणमान्तो मानतजासीन तथापि कुद्धमोहो। श्लोक का अंतिम चरण नहीं बन रहा था, अतः बाण 3 चरणों को बार बार दोहरा रहे थे। इसी समय मयूर भट्ट उधर से आ निकले और 3 चरण सुनकर चौथा चरण भी पूर्ण कर दिया। देखिए, कुछ प्रत्याशया हृदयमपीते चंडी कठिनम। बाण भट्ट की पत्नी ने क्रोध के आवेश में कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाने का साथ दे दिया। पंडित राज जगन्नाथ ने यवन कन्या लवनी से विवाह के प्राश्चित स्वरूप गंगा लहरी की रचना की। बाहु शूल निवारणार्थ गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की। आज लोकोत्तर शक्तियों से मानव का विश्वास हटता जा रहा है, अतः ऐसे काव्यों का प्रयोग होने लगा जो मानवीय शक्तियों को संबोधित कर या मानवीय विवेक को जगाकर जागृत कर उसे लोकहित के मार्ग पर लाने के लिए तर्कसंगत संकल्प है। ठीक सर, आज अनिष्ट निवारण में न केवल अपना बल्कि संपूर्ण देश और संपूर्ण मानव जाति का हित चिन्हित किया जाता है। कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने मानव को युद्ध की विभीषिका से बचाकर शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। भारती जी ने आणविक युद्धों का परिणाम दिखाते हुए मानव को शांति का संदेश दिया है। वे कहते हैं, यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु पैदा होंगे विकलांग या कुष्ठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिछली आग। ठीक, अलौकिक आनंद अनुभूति 5वां जो पॉइंट है। काव्य परंपरा का लक्ष्य लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति ही माना गया है। आचार्य मम्मट ने इसे संपूर्ण प्रयोजनों में प्रमुख तथा राजानक कुंतक ने पुरुषार्थ चतुष्टय से भी बढ़कर माना है इसी लोकोत्तर आनंद के कारण काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम युक्ति सत्य सिद्ध होती है। यह आनंद कवि और पाठक को समान रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि काव्य प्रणयन के उपरांत कवि भी सहृदय की ही श्रेणी में आ जाता है। इसी कारण सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी दोनों माना जाता है। तात्पर्य यही है कि कवि भी रचना का आस्वादन करता है। काव्य की महानता को प्रकट करने के लिए आचार्यों ने इसे ब्रह्म आनंद सहोदर कहा है। ठीक, कांता सम्मति उपदेश। शास्त्रों में उपदेश शैली 3 प्रकार की बताई गई है। प्रथम, प्रभु सम्मति। इसमें शब्द की प्रधानता होती है, अर्थात इनका शब्दतः पालन किया जाता है। वेद, राजाज्ञाएं तथा राजकीय विधान शब्द प्रधान होने से प्रभु सम्मति उपदेश के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय, सुहृदय सम्मति। इसमें प्रधानता शब्द की न होकर अभिप्राय की होती है। एक मित्र आत्मीय व्यक्ति को नाना प्रकार से समझाते हुए इष्ट कार्य में लगाता है, वहाँ प्रधानता शब्दों की न होकर अभिप्राय की होती है, उसी का पालन धर्म होता है। तृतीय, कांता
सम्मति इसमें प्रधानता शब्दार्थ की न होकर रस की होती है। सपत्नी अपने पति को अनर्थ से बचाने के लिए अपने हृदय की समस्त मधुरिमा उड़ेल कर अपने व्याख्यान को रस शक्ति बनाती है, जिससे मानव हृदय उस ओर सहज ही प्रवृत्त हो जाता है। शर्करा वेष्टि कटु भेषज के समान काव्य की राम के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान नहीं। इस उपदेश वाक्य को अपनी रस प्रधानता के कारण अत्यंत मधुरता से व्यक्त करता है। इस कांता सम्मति उपदेश का प्रभाव केवल एक उदाहरण से देखा जा सकता है। बिहारी के निम्न दोहों से मिर्जा राजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा आकांक्षायिनी को छोड़कर, मतलब नवविवाहिता स्त्री को छोड़कर महल से बाहर आ गए थे। देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अलिकली ही सो बिंधियों आगे कवन हवाल। मम्मट के प्रवृत्ति काव्य शास्त्रीय चिंतन में इन्हीं पूर्व प्रवृत्ति काव्य प्रयोजनों का पृष्ठपोषण मिलता है। वस्तुतः मम्मट का काव्य प्रयोजन एक समन्वित प्रयास है, जिसमें प्राय सभी जीवंत बातें आ गई हैं। हिंदी का चिंतन देखिए, हिंदी के काव्य प्रयोजन पर बहुत अधिक लिखा गया है। भक्ति काल तथा काव्य में ऐसी सूक्तियाँ उपलब्ध होती है जिनमें कवि के काव्य प्रयोजन विषयक दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन रीतिकाल के से काव्य शास्त्रीय चिंतन के भाषाबद्ध करने की परंपरा का प्रारंभ होता है। रीतिकाल के प्रायः प्रत्येक आचार्य ने अपना लक्षण ग्रंथ के प्रारंभ में काव्य प्रयोजन पर भी प्रकाश डाला है, लेकिन यह संपूर्ण विवेचन संस्कृत का पृष्ठपोषण मात्र था। उदाहरण, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य भिखारी दास ने अनेक काव्य प्रयोजन स्वीकार किए हैं। देखिए, उनकी मान्यता है, एक लहे तप पुंजानी के फल ज्यों तुलसी अरु सूर गौ साई, एक लहे बहु संपत्ति के सौभूषण ज्यों बर बिरल बढ़ाई, एक निकी जस की सो प्रयोजन है रस का निरहिम की नाई, दास कवितानी की चस्ता बुद्धवंती को सुख दे सब ठाई। उक्त छंद से स्पष्ट हो जाता है कि यह संस्कृत ग्रंथों का पृष्ठपोषण मात्र ही है, मौलिकता का नितांत अभाव है। हिंदी काव्य शास्त्र विषयक और मौलिक चर्चा आधुनिक काल से ही प्रारंभ होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे काव्य को मनोरंजन का साधन मानने का प्रबल विरोध करते हुए उसका लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मानव हृदय का सामंजस्य स्थापन मानते हैं। उनका अभिप्राय है, वे कहते हैं, काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के, मतलब शुक्ल जी कहते हैं, काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्षों के गोचर रूप में लाकर सामने रखना, जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से अपने हृदय को निकाल कर उसे विश्वव्यापनी और त्रिकाल दर्शनी अनुभूति में लीन करे। इसी लक्ष्य के भीतर जीवन के ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य आ जाते हैं। इसी लक्ष्य के साधन से मनुष्य का हृदय जब विश्व हृदय भगवान के लोक रक्षक तथा लोक रंजक रूप से जा मिलता है, तब वह भक्ति में लीन हो जाता है। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों में है। वे मानव को साहित्य का लक्ष्य तथा साहित्य को लोक मंगल का विधायक मानते हैं। वे कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। शीर्षक लेख में उन्होंने कहा, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। शीर्षक एक लेख लिखे थे, उसमें उन्होंने कहा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता परम मुख उपेक्षता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी काव्य का प्रयोजन मनोरंजन या भीषण जगत के पलायन नहीं मानते, बल्कि आत्म अनुभूति मानते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी
आत्म अनुभूति के स्वतंत्र एवं पूर्ण होने के कारण इसे किसी वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आवश्यकता भी उन्हें नहीं प्रतीत होती है। उनका वक्तव्य आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि काव्य अनुभूति स्वतः एक अखंड आत्मिक व्यापार है, जिसे किसी दार्शनिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक खंड, व्यापार या वाद से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। काव्य प्रयोजन का मनोरंजन या अथवा सामाजिक वैषम्य सामाजिक वैषम्य से दूर भागना अथवा पलायन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी अवस्था में आत्म अनुभूति के प्रकाशन का पूरा अवसर रचयिता को नहीं मिल सकेगा, उसकी रचना अधूरी अथवा अपंग रहेगी। ठीक। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने काव्य प्रयोजन के रूप में मनोरंजन का उपहास करते हुए उसका लक्ष्य मानव विवेक को जागृत करना, उसकी आत्मा को तेजोदीप्त बनाना स्वीकार किया है। कुछ विचार नामक एक स्थल पर, मतलब कुछ विचार में वे एक स्थल पर कहते हैं, मतलब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इससे बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। डॉक्टर नागेंद्र ने आत्म अभिव्यक्ति को ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन मानने के पक्षधर में है। विचार और विवेचन में वे कहते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उजली कृति साहित्य बन जाती है। ठीक। निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष भारतीय दृष्टि परंपरा से ही जीवन में आध्यात्मिकता, भौतिकता का समन्वय देखती रही है। पुरातन ऋषियों ने मानव मात्र के लिए जो 4 पुरुषार्थ निश्चित किए हैं, उनमें भी धर्म और मोक्ष आध्यात्मिकता तथा अर्थ और काम भौतिकता की ओर संकेत करते हैं। ऐसे धर्म प्रधान वातावरण में पालित संस्कृत के आचार्य यदि काव्य को धर्मादि का साधन भी मानते हैं तो नितांत स्वाभाविक ही है। किंतु धीरे धीरे न केवल काव्य बल्कि समाज में से भी आध्यात्मिकता या अतिशय धार्मिकता का यह प्रबल आच्छादन हटने लगा और नाना विविध देवताओं तथा अवतारों में ईश्वरत्व के दर्शन करने वाली भारतीय दृष्टि आध्यात्म से उतरकर लोक उन्मुखी हो गई। धर्म का स्थान नैतिकता ने ले लिया और दीन दुखी व्यक्तियों की सेवा एवं सहायता में ही व्यक्ति हर्ष और उल्लास का अनुभव करने लगा। जीवन दृष्टि के इस परिवर्तन के साथ काव्य के प्रयोजनों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था, क्योंकि वह जीवन दृष्टि ही है जो कहीं प्रकाश देती है, कहीं भारी मशीन खींचती है, कहीं पंखा चलाती है। विद्युत धारा के समान अंतर्निहित होकर भी समाज के प्रत्येक कार्य में प्रकट होती है। जीवन दर्शन में परिवर्तन के साथ मोक्ष आदि आध्यात्म प्रधान काव्य प्रयोजन भी बहिष्कृत कर दिए गए। सहृदय की दृष्टि से उदात्त काव्य के 2 ही प्रमुख प्रयोजन माने जा सकते हैं: लोक उत्तर आनंद की प्राप्ति और चेतना का परिष्कार करक जीवन मूल्यों की स्थापना। संपूर्ण संस्कृत काव्य शास्त्र में लोकोत्तर आनंद को ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना है। ठीक। काव्य मानव को निज और पर की चेतना से मुक्त शुद्ध रागात्मक धरातल पर प्रतिष्ठित कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि मानव कुछ समय के लिए संघर्षमय जीवन से मुक्ति पाकर आनंद लोक की सैर कर आता है। आनंद लोक की सैर ही शराबी मदिरा पान से करना चाहता है और योगी समाधि द्वारा, किंतु दुष्कर होने से प्रत्येक व्यक्ति योग द्वारा समाधि नहीं लगा सकता और न मदिरा से अधपतन के बिना ही ले जाना चाहता है। अतः वह वरेण्य है। यह
आनंद उपलब्धि काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। काव्य का द्वितीय प्रयोजन है चेतना के परिष्कार द्वारा जीवन मूल्यों की स्थापना। काव्य चेतना का परिष्कार लोक मंगल विधायक होता है। वह जीवन में नैतिकता का समावेश करता है, किंतु काव्य का उपदेशक या नीति वक्ता के उपदेश से भिन्न होता है। नीतिकार किसी मत के प्रत्यक्ष करता है, जबकि कवि कल्पना के आधार पर निर्मित कथा से पाठक को रसिक्त करके उसके अंतःकरण में अव्यक्त रूप से उपदेश का समावेश कर देता है। उक्त दोनों प्रयोजनों सहृदय की दृष्टि से रखे गए हैं। काव्य परिणयन के उपरांत कवि भी सहृदय कोटि में आ जाता है, अतः उसे भी आनंद उपलब्धि हो सकती है। कवि की दृष्टि से उदात्त कवि का प्रयोजन कीर्ति ही माना जा सकता है। कीर्ति एक ऐसा तत्व है जिसकी अभिलाषा जीवन उन्मुक्त आत्माओं को छोड़कर प्रत्येक सामाजिक की होती है। कभी भी इसका अपवाद नहीं है। अतः अक्षय कीर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कविगण रससिद्धि काव्यों की रचना में प्रवृत्त होते हैं। भर्तहरि का नीति श्लोक प्रसिद्ध है। ठीक, जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति यसाम यस काये जरामणं भयम्। ठीक, यह कीर्ति आनंद उपलब्धि पर निर्भय होने से परोक्ष कही जाएगी। यो व्यवहार ज्ञान पुरुषार्थ चतुष्टय आदि की प्रयोजन स्वीकार किए गए हैं, किंतु एक तो वे गौड़ ही माने जा सकते हैं, मुख्य नहीं। दूसरे वे माध्यम श्रेणी के काव्य के ही प्रयोजन हो सकते हैं, उदात्त के नहीं। संक्षेप में सहृदय की दृष्टि से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति एवं चेतना का परिष्कार कर नैतिक मूल्यों की स्थापना कवि की दृष्टि के अक्षय कीर्ति, ये तीनों ही उदात्त काव्य प्रयोजन माने जा सकते हैं, अन्य नहीं। काव्य के प्रकार को से अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। काव्य के प्रकार से हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग मैं दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग साथियों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आत्मिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।